हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर पॉलिटी सेशंस। सो आज का हमारा टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या क्या अलग अलग फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी सब देशों से एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरी दुनिया में सबसे लेंथी, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने टोटल 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स हैं उन्होंने पढ़ा था एंड आफ्टर दैट हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था। तो इसमें बेसिकली है क्या क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या, 25 पार्ट्स हैं जो आगे फर्दर अलग अलग आर्टिकल्स में बंटे हुए हैं। उसके साथ साथ शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी तो आप उनको जाके देखिए पहले। एंड एक हमारे प्रीएम्बल था। सो प्रीएम्बल, शेड्यूल्स एंड पार्ट्स, ये तीनों मिलकर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और दुनिया का सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो इसी के साथ हम एक वर्ड और बार बार पढ़ रहे हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कोई देश ऐसा होगा जिसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। सो यस, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है कई देशों का और उनमें से जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रिटिश। जो अमेरिका है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन है वो अमेरिका में भी है और इंडिया में भी है, बट जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लैंड में है। तो बट हमारे इंडिया में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और दिस इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। सो अगेन वही बात आती है कि हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 60 कंट्रीज से लिया हुआ है। 60 कंट्रीज का हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। उसके साथ साथ जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, उससे भी हमने हमारा जो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन है हमने वही एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ। तो इसका मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग चीज़ें उठाई हैं और फिर हमारा जो संविधान है उसको तैयार किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कल पढ़ा था कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि हमारे 7th शेड्यूल में आती है। तो वो कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। उसके अलावा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने इंग्लैंड से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप वो भी हमने इंग्लैंड से लिया है। देन फंडामेंटल राइट्स वो हमने अमेरिका से लिया है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अलग अलग देशों के संविधान से उठाई हुई हैं। प्लस उसके साथ साथ जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो ब्रिटिशर्स ने पास किया था उसके आधार पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी हैं जो कि उसी के आधार पर बनी हुई हैं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ना ही तो इतना रिजिड है कि हम उसमें कोई चेंजेस ना कर पाएँ और ना ही इतना फ्लेक्सिबल है कि जब हमारा मन चाहे हमने उठाया और उसमें चेंज कर दिया। दिस मीन्स कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम बोलते हैं नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। मीन्स इट इज़ नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, इसका मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड नहीं है कि हम उसमें चेंजेस ना कर पाएँ। आर्टिकल 368
आर्टिकल 368 क्या कहता है कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी से भी कर सकते हैं। बहुत सारे संशोधन हम हमारे संविधान में सिंपल मेजॉरिटी में भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा संविधान इतना ज़्यादा रिजिड, अमेरिका के संविधान जितना रिजिड नहीं है कि हम उसमें कोई चेंज ही ना कर पाएँ। हमारे पास आर्टिकल 368 है, जिसकी हेल्प से हम हमारे संविधान में अगर कोई बहुत बड़ी अमेंडमेंट भी करनी हो तो भी कर सकते हैं, और छोटी छोटी अमेंडमेंट तो हम सिंपल मेजॉरिटी से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है वो आती है नॉर फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल भी नहीं है, यानी ऐसे भी नहीं है कि जब पार्लियामेंट का मन चाहा और उसमें संशोधन कर दिया और उसकी जो अमेंडमेंट है वो कर दी। एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों में वो जो बिल है वो पास होना चाहिए, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। उसके अलावा कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जिसमें स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टेट का नाम बदलना है या कोई स्टेट है, फॉर एग्जांपल आप जीएसटी का बिल लेके चलो। अब जो जीएसटी का बिल आया था तो वो सेंट्रल लेवल पे भी लगा था और स्टेट्स के लेवल पे भी लगा था। तो इसका मतलब अगर जीएसटी का बिल आ रहा है तो उससे जो स्टेट्स हैं वो भी अफेक्ट हो रही हैं, एंड सिंस स्टेट्स अफेक्ट हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट्स अफेक्ट होगी तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा, जो भी संविधान में संशोधन का जो बिल पास होगा पार्लियामेंट में, उसमें स्टेट्स की रेटिफिकेशन लेना, स्टेट्स की परमिशन लेना मस्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट जब पार्लियामेंट में लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, उसके साथ साथ 50% ऑफ स्टेट्स यानी कि आधी स्टेट्स, हाफ स्टेट्स की परमिशन लेना मस्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने के लिए, अगर उस संशोधन से स्टेट्स पे कोई असर पड़ रहा है तो इसका मतलब इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन उठाया, उसमें चेंजेस किए एंड वी आर डन, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है और इतना रिजिड भी नहीं है कि आप उसमें चेंजेस ही ना कर सको। ओके, मूविंग फर्दर। सो नेक्स्ट इज द फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी बायस। नाउ इससे आप क्या समझते हो? फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम क्या होता है? हमारे इंडिया का जो सिस्टम है, हम बोलते हैं, हमारे इंडिया में हम बोलते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट है। जो हमारा भारत देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी उससे पहले हम फेडरल सिस्टम का मतलब समझते हैं। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है ऐसा देश जिसमें दो सरकारें काम करती हैं, बेसिकली टू गवर्नमेंट्स। आप समझ सकते हो, एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट जो नीचे स्टेट्स में काम करती है। तो हमारे भारत में दो सरकारें काम करती हैं, सेंटर पे और स्टेट लेवल पे। फाइन। दूसरा, उस देश का जो संविधान होना चाहिए वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों सरकारों को उसकी जो प्रोविजंस है वो बड़े अच्छे से मालूम पड़े, इसलिए उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन होना चाहिए। हमारे इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फाइन। सुप्रीमेसी किसकी होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन की होनी चाहिए। मतलब हमेशा ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ना ही स्टेट गवर्नमेंट की, बट सुप्रीमेसी किसकी चले? कॉन्स्टिट्यूशन की। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी अकॉर्डिंग गवर्नमेंट्स काम करें। ओके, नेक्स्ट आती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर। जो हमारी दो गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में पावर्स बंटी होनी चाहिए। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है पहले? ऑब्वियसली अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो ऑब्वियसली हम इसको 7th शेड्यूल में पढ़ चुके हैं, जिसमें लिस्ट आती हैं, सेंटर की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर की लिस्ट में वो पावर्स हैं जो सेंटर के पास हैं, जिस पे लॉज बनाने का राइट है वो सेंटर को है।
स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिसमें लॉज बनाने का जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट को होता है। तो इसका मतलब जो पावर्स हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में बंटी हुई हैं। तो इससे हम बेसिकली क्या हमें पता लग रहा है, हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारे भारत का सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है। मीन्स हमारे भारत में फेडरल सिस्टम चलता है, बट क्या ये पूरी तरह से फेडरल सिस्टम है? नहीं। हमारे भारत में साथ साथ यूनिटरी बायस भी चलता है, यानी कि जो मोर पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं सेंटर गवर्नमेंट के पास है। सिस्टम हमारा फेडरल सिस्टम जैसे वर्क करता है, 2 गवर्नमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन है, सुप्रीमेसी चलती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बट फिर भी दोनों में से अगर पावर देखें सेंटर और स्टेट के बाद, तो ज़्यादा पावर सेंटर की गवर्नमेंट के पास आती है। वो कैसे? जो भी सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इनके अलावा जो मैटर बनते हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है? यूनिटरी, सेंटर की गवर्नमेंट को। इमरजेंसी प्रोविजंस, प्रेसिडेंट रूल लग जाना, नेशनल इमरजेंसी लग जाना, देन फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाना, मतलब उस स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका काम वही स्टॉप हो जाना, वही रुक जाना, और पूरी की पूरी स्टेट किसके अंडर आ जाना? सेंटर की गवर्नमेंट के अंडर आ जाना। तो वो भी क्या होता है? यूनिटरी बायस, सेंटर की पावर। देन थर्ड, ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स, कौन उन्हें अपॉइंट करता है? सेंटर की गवर्नमेंट। सेंटर की गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, बट लगते कहाँ पे हैं वो? उनकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है? डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट्स में। मतलब अपॉइंट किसने किया हुआ है? सेंटर ने। काम कहाँ पे कर रहे हैं? स्टेट्स में। किसकी पावर है? यूनिटरी का कंट्रोल है, यूनियन का कंट्रोल है। देन और इसके अलावा इमरजेंसी पावर्स हो गई, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट होते हैं, स्टेट के नॉमिनल हेड कौन होते हैं? नाम मात्र हेड कौन होते हैं स्टेट के? गवर्नर्स। अब वो जो पूरे स्टेट का हेड है उसको अपॉइंट कौन करता है? सेंटर। यानी इसका मतलब कि बेसिकली ज़्यादा पावर्स किसके पास हैं? सेंटर के पास हैं। बट सिस्टम कैसा बना हुआ है? 2 सरकारों वाला, कॉन्स्टिट्यूशन वाला, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है। जुडिशरी भी इसमें आ जाती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग कोर्ट्स हैं, स्टेट के लेवल पे हाई कोर्ट्स आ जाते हैं, देन सेंटर के लेवल में सुप्रीम कोर्ट्स आ जाते हैं। सो अगर हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई सज़ा मिली है तो उसकी अपील हम हाई कोर्ट में करेंगे। हाई कोर्ट से भी अगर हम इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट्स डिसीजन तो हम कहाँ पे अपील करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो इसका मतलब इस चीज़ को हम बोलते हैं कि जो जुडिशरी है वो अलग अलग लेवल्स पे काम करती है। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे काम करती है, हाई कोर्ट स्टेट्स के लेवल पे काम करती है, एंड सेंटर के लेवल पे काम करती है। तो इससे हम इसी चीज़ को समझते हैं कि जो हमारा भारत का सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है, बट मोर पावर्स हैं यूनियन के पास, यूनिटरी बायस है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाता है कि हमारे भारत का जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है? सो इट इज़ अ फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी बायस। ओके, इससे नेक्स्ट हम करेंगे एक, इसमें जो यूनियन का टॉपिक आता है, इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा यूनियन का ही टॉपिक होगा। उसमें हम बड़ी डिटेल में इसी चीज़ को फिर से पढ़ेंगे। सो आई होप अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो अब कौन कौन सी 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द सेकेंड वन इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें जो हेड होता है, जो रियल हेड होता है स्टेट का, वो प्रेसिडेंट होता है। और ऐसी जो गवर्नमेंट है वो कहाँ पे चलती है? अमेरिका में चलती है। ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है कि जो अमेरिका की जो गवर्नमेंट होती है उसका जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, तो उनकी जो सरकार होती है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है।
और हमारा जो भारत है वहाँ पे किसका चलता है, पार्लियामेंट की सरकार बनती है, संसद की सरकार बनती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसमें अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो ज़्यादा पावर होती है वो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि संसद की जो सरकार बनती है, जो पार्लियामेंट की सरकार बनती है, जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उसके बाद जिस सरकार को मेजॉरिटी जिस भी गवर्नमेंट को या जिस भी पार्टी को ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है वो पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की मदद से, जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करके देता है पार्लियामेंट से। अब जो भी पावर होगी, सबसे ज़्यादा जो पावर होगी, जो भी पावर प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करना चाहेगा उसको भी जो एडवाइस दी जाएगी वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी जाएगी। जितने भी सरकार के काम होंगे, वो जो पॉलिसीज़ होंगी, जो उनके प्रोग्राम्स होंगे वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बताए जाएंगे। क्या देश में इमरजेंसी लगनी चाहिए, किसका फैसला होता है, प्रेसिडेंट का। पीछे से एडवाइस कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर। जो भी काम करना हो प्रेसिडेंट ने, उसकी एडवाइस पीछे से प्राइम मिनिस्टर देता है, आर्टिकल 74। तो इसका मतलब जो प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। इतनी ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है कि ऐसी सरकार को हम प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ओके, सो प्रॉबिंग फर्दर, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? अभी हम डिस्कस करके आए हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि जो हमारी जुडिशरी है वो अलग अलग लेवल्स पे काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेंटर के लेवल पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट आता है, अगर हम स्टेट्स के लेवल पे देखें तो हाई कोर्ट आते हैं, अगर हम डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे देखें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे कोर्ट्स आते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे फैमिली कोर्ट्स आते हैं, लोक अदालत आती हैं, तो ग्राम न्यायालय आते हैं विलेज लेवल पे। तो ये क्या करते हैं, ये सभी अलग अलग लेवल्स पे जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं हमें। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट है, ये सेंटर के लेवल पे, ये स्टेट के लेवल पे, ये डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड। जब कोई चीज़ अलग अलग लेवल पे काम करे तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड। तो जो हमारे भारत की जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अगर इस कोर्ट ने किसी इंसान को सज़ा दे दी और दैट पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड तो वो कहाँ पे अपील करेगा, हाई कोर्ट पे। अगर हाई कोर्ट से भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता देन वो कहाँ पे अपील करेगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सज़ा दे दी, चाहे उसको डेथ की सज़ा भी दे दी, मौत की सज़ा भी दे दी, फिर भी वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट के बाद अपील कर सकता है, प्रेसिडेंट को अपील कर सकता है, राष्ट्रपति को अपील कर सकता है। कहने का मतलब कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो किसी भी इंसान की मौत की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है, चाहे उसको मौत की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हो। बट क्या उसको उसकी मौत की सज़ा एक्चुअल में प्रेसिडेंट ही माफ़ करता है? नो, एक्चुअल में प्रेसिडेंट को एडवाइस दी जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा कि आप इसकी मौत की सज़ा को माफ़ करो। फिर जो प्रेसिडेंट होता है वो आर्टिकल 72 में जो उनकी पार्डनिंग पावर्स होती हैं उनकी मदद से उनको क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हुए उनकी सज़ा को माफ़ कर देते हैं। तो ये ऐसा कुछ भी हमारे इंडिया में चलता है। नेक्स्ट आती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है? मतलब कि जो जुडिशरी होती है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, हमारे
पॉलिटी के 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव और थर्ड आता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर में क्या आता है? लेजिस्लेचर में बेसिकली आता है हमारी संसद जो कि कानून बनाती है, हमारे पार्लियामेंट, और यही स्टेट्स के लेवल पे क्या आएगी? लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा। जो कानून बनाने का काम करती है वो है लेजिस्लेचर। जो कानून लेजिस्लेचर ने बना दिए, अब उनको इन्फोर्स करने का काम, उनको लागू करने का जो काम होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव का। कैसे लागू करती है? कौन कौन होते हैं एग्जीक्यूटिव में? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं अटॉर्नी जनरल। सरकार के जो भी केसेस होते हैं वो कौन लड़ता है? अटॉर्नी जनरल है, उनमें पेशी देते हैं। तो ओके, पार्लियामेंट के राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट है, वो पार्लियामेंट के भी हिस्सा होते हैं। ये जो हम टॉपिक जब करेंगे तब इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कानून बनाते भी हैं और कानून को लागू भी करवाते हैं। ओके, तो लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना। ओके, एग्जीक्यूटिव का काम होता है वो जो बनाए हुए कानून हैं उनको लागू करवाना, और जुडिशरी का काम होता है कि जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाए और जो कानून एग्जीक्यूटिव ने लागू करवाए, क्या उनकी वजह से किसी भी नागरिक, किसी भी सिटीज़न के जो मौलिक अधिकार हैं या उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या वो वायलेट तो नहीं हो रहे? ये देखने का काम, ये चेक करने का काम किसका होता है? ये होता है जुडिशरी का काम। और ये हमारे पॉलिटी के 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये तीनों पिलर्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये अपना काम करते हैं, ये अपना करते हैं और ये अपना करते हैं। तो इसीलिए जो हमारी जुडिशरी है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसके जो जजेस होते हैं वो खुद ही में जजेस की अपॉइंटमेंट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर रिमूवल करनी हो जजेस की तो भी अगर जजेस की रिमूवल प्रोसेस हो तो भी सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस उसमें हिस्सा लेते हैं। जो उसकी सैलरीज होती हैं ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ऑलरेडी उनकी जो चार्ज होती हैं, यानी कि फिक्स सैलरी होती है जो इनको मिलनी होती है। पार्लियामेंट उसको मतलब कम करना या ज़्यादा नहीं कर सकती। सो उस सेंस में हम बोलते हैं कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, अब हमारे संविधान में आपको पता ही है फंडामेंटल राइट्स आते हैं, कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, जिसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 32। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट को आपको जो भी आपके राइट्स हैं वो आपको वापस दिलाने ही पड़ेंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप आर्टिकल 32 का यूज़ करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। Okay, coming to the next point, DPSP, Directive Principles of State Policy. Now this comes in the part 4th of Indian Constitution, जिसमें आता है DPSP. Now what does DPSP actually mean? DPSP होता है Directive Principles of State Policy. Directive Principles, ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि डायरेक्शन देते हैं। किसको डायरेक्शन देते हैं? सरकार को डायरेक्शन देते हैं। यानी आपका आज का देश जैसे चल रहा है, आपके देश के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं, आपका देश इतना कैपेबल नहीं है कि वो आपके देश को एक परफेक्ट देश बना सके। बट हाँ, हम सोच तो सकते हैं ना कि अगर परफेक्ट देश हो तो वो कैसा होगा। उसमें एजुकेशन होगी सबके लिए, उसमें सबको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, प्रॉपर वाटर की सप्लाई मिलेगी, ठीक है। गवर्नमेंट जो होगी उस पे लोग प्रॉपरली अच्छे तरह से ट्रस्ट करेंगे।
सो ऐसा ही कुछ परफेक्ट देश होता है जिसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, सही सड़कें होंगी, पंचायती राज होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी। सो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन DPSP में लिखी हुई हैं कि अगर आपका देश एक अच्छा देश होगा, एक वेलफेयर स्टेट बनेगी, तो उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक डायरेक्शंस दी जाती हैं आने वाली सरकारों को, आने वाली गवर्नमेंट को, कि अगर आपको अपनी सरकार बनानी है तो आप इनमें से कुछ चीज़ें लीजिए और उन पे काम कीजिए और देश को एक अच्छा देश बनाइए। मोस्टली जो मैनिफेस्टोज देते हैं जो पार्टी वाले कि हमारी पार्टी आएगी तो हम ये कर देंगे, हमारी पार्टी आएगी तो हम वो कर देंगे, एजुकेशन का जो बजट है वो ज़्यादा कर देंगे, एंड सो। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादातर कहाँ से उठाई होती हैं? DPSP से ही उठाई होती हैं। बट हाँ, अगर गवर्नमेंट ने ऐसा आपको प्रॉमिस किया है कि आपको वो सभी को एम्प्लॉयमेंट देगी, और अगर वो गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी तो आप क्या करते हो? क्या आप कोर्ट में केस कर देते हो? ऑब्वियसली नॉट। सो इसका मतलब कि ये जो DPSP है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस दी हुई हैं। अगर आपकी जो गवर्नमेंट है वो इन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करती तो वो कोर्ट में उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ उनको एक डायरेक्शंस दी गई है कि इनको देख के वो क्या करें, अपना गोल सेट करें और देश को एक अच्छा देश बनाने की कोशिश करें। वहीं पे अगर आप फंडामेंटल राइट पे आते हो तो अगर आपका एक भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप आर्टिकल 32 यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 यू कैन गो टू द हाई कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट बीइंग द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आपके अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आपको गारंटी देता है कि ऐसा नहीं होगा। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नेक्स्ट आती हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 बाय मैडम इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब हमारे भारत में 1975 को इमरजेंसी लगी हुई थी तो उस टाइम मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा ये बोला गया था कि अगर हम हमारे देशवासियों को राइट्स दे रहे हैं, उनको हक दे रहे हैं, तो उनका आगे से ड्यूटी बनती है, कुछ ड्यूटीज़ बनती है अपने देश की तरफ। तो वो जो ड्यूटीज़ हैं वो ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, और टोटल उस टाइम पे 10 ड्यूटीज़ ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो उस टाइम पे टोटल 10 ड्यूटीज़ ऐसी थी जो कि ऐड की गई थी। बट आज के अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं। तो जो 11वीं ड्यूटी बचती है वो कब ऐड की गई थी? वो की गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। तो 11th ड्यूटी जो थी वो कब ऐड की गई थी? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। और जो बाकी की 10 ड्यूटीज़ है वो कब ऐड की गई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 बाय मैडम इंदिरा गांधी इन द पार्ट 4A आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। तो जब हमारा ये टॉपिक आएगा तो ये सभी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। अभी जस्ट आपको एक ब्रीफिंग दी जा रही है इन चीज़ों की। ओके, सो नेक्स्ट आता है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट की बात हमने प्रियम्बल में भी की थी कि जो हमारा भारत देश है, दो तरह का सेक्युलरिज्म हम मान के चलते हैं। एक होता है वेस्टर्न लोगों की जो थिंकिंग होती है, उनके थिंकिंग के अकॉर्डिंग कि हम रिलीजन में मानते ही नहीं हैं, हम मानते ही नहीं कि कोई धर्म एग्जिस्ट भी करता है। वी डू नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, वी ओनली बिलीव इन द, हम सिर्फ ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, इंसानियत में बिलीव करते हैं, हम रिलीजन में बिलीव नहीं करते। बट इन इंडिया में सेक्युलर का क्या मतलब होता है? सेक्युलरिज्म का मीनिंग इंडिया में होता है कि हम धर्म में मानते हैं, वी डू बिलीव इन द रिलीजन, बट हम धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करते, कि हम किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, बट वी डू बिलीव इन द रिलीजन। कहाँ पे?
किसी से कोई भी हम वितकरा नहीं करते धर्म के आधार पे। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स। आर्टिकल 16 equality of opportunity. Article 25, 26, 27, 28 right to religion. You have the right to profess any religion, you have the right to practice any religion. कोई भी religion practice करो, कोई भी अपना जो धार्मिक चिन्ह है वो पहनिए, आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सो ये हमें कहाँ से पता चलता है कि जो हमारी भारत स्टेट है वो सेक्युलर स्टेट है। व्हाट डज दैट मीन? कि हम रिलीजन में बिलीव करते हैं बट हम रिलीजन के नाम पे किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करते। सो एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अगला जो फीचर आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो भी हमारे देश के जो हेड चुने जाते हैं या जो हमारे एमपीज चुने जाते हैं, एमएलएज चुने जाते हैं, जो हमारे भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे चुने जाते हैं। यानी कि अगर कोई पर्सन 18 साल से ज़्यादा हो गया तो वो एलिजिबल हो जाता है वोटिंग करने के लिए, और उन्हीं के द्वारा फिर जो वोटिंग करवाई जाती है और उन्हीं के द्वारा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमएलएज, एमपीज, हेड, उनको चुना जाता है। सो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये तो हमें पता ही है सबको। बट सबसे पहले अगर वोटिंग एज की बात करें तो जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे जो वोटिंग एज थी वो थी 21। 21 साल की उम्र वाला जो व्यक्ति था वो ही एलिजिबल था वोट करने के लिए। बट अगर आप आज देखो तो 18 इयर्स वाला जो पर्सन होता है वो एलिजिबल होता है वोट करने के लिए। तो ये जो चेंज किया गया है, ये कब चेंज किया गया था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1989 में, जब वोटिंग एज 21 से कम करके 18 कर दी गई थी। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये एग्ज़ाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि जो वोटिंग एज है वो 21 से 18 की गई थी, तो कौन सी अमेंडमेंट में की गई थी? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप होता है कि हमारे भारत में जो नागरिक रहते हैं, जो भी सिटीजन्स रहते हैं, उनके पास एक ही सिटीजनशिप होती है, जैसे कि इंग्लैंड में होती है। अगर आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में जो अमेरिका देश है वो टोटल 50 स्टेट से बना हुआ है, 50 स्टेट से। अब जो वो 50 स्टेट्स हैं वो 50 पहले एक छोटी छोटी स्टेट्स होती थी, अलग अलग स्टेट्स। वो 50 स्टेट्स ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया और उन्होंने अपना एक देश बना लिया जिसको उन्होंने नाम दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी जो स्टेट्स थी उन्होंने एक दूसरे को सभी ने यूनाइट किया और एक देश बना लिया अमेरिका। अब जो अमेरिका देश है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके पास दो तरह की नागरिकता होती है। एक तो पूरे अमेरिका की नागरिकता और दूसरी होती है जौन सी स्टेट में, जो भी स्टेट में वो रह रहे हैं उस स्टेट की नागरिकता। ठीक है। अब अमेरिका में से अगर 50 में से कोई भी एक स्टेट बोले कि मुझे इस फेडरेशन को छोड़ के जाना है तो उसके पास पूरी पावर है, वो अमेरिका को छोड़ के जा सकती है। ठीक है। तो इसीलिए जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके पास दो सिटीजनशिप होती है, एक अमेरिका की और एक उस स्टेट की। बट अगर हम भारत में देखें तो भारत में सभी के पास एक ही सिटीजनशिप होती है, भारतीय होने की सिटीजनशिप, भारतीय नागरिक होने की सिटीजनशिप। और ये हमने सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आती है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। नेक्स्ट आती है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हमारे पता ही आपको यूपीएससी हो गई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हो गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया आर्टिकल 324, देन ये सारी फाइनेंस कमीशन हो गया आर्टिकल 280। ये सारी की सारी जो बॉडीज़ होती हैं ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये भी हमारे संविधान का एक फ़ीचर ही है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है जो काम करती हैं।
इनको अलग अलग काम दिए जाते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ये इलेक्शन करवाता है प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, एमपीज़ के, एमएलएस के। देन यूपीएससी हो गई जो एग्ज़ाम्स लेती है आईएएस आईपीएस के, रिक्रूटमेंट्स करती है। देन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस हो जाते हैं, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए जो स्टेट के सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट्स करते हैं। तो ये सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं। नेक्स्ट आता है एमरजेंसी प्रोविजंस। ओके, सो एमरजेंसी प्रोविजंस दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली हम डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे, बट एमरजेंसी प्रोविजंस है कौन कौन सी होती हैं? 3 तरह की एमरजेंसी लगती है। आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी। बट क्या हमारे संविधान में नेशनल एमरजेंसी जैसा शब्द लिखा हुआ है? ऑब्वियसली नॉट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल एमरजेंसी वर्ड नहीं लिखा हुआ, हमारे वहाँ पे लिखा हुआ है प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी मीन्स एमरजेंसी का ऐलान करना, प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 वित्तीय संकट काल, फाइनेंशियल एमरजेंसी। सो आर्टिकल 352 क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी। अगर हमारे देश का किसी से बाहर वॉर लगा हुआ है, युद्ध लगा हुआ है, या हमारे देश में किसी भी तरह का कोई ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह का कोई इंसर्जेंसी हो रही है, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है? नेशनल इमरजेंसी लगती है। देन आता है आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल लगता है। अगर कोई जो स्टेट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है? आर्टिकल 356 से प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। देन आर्टिकल 360 अगर किसी स्टेट में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट के द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लगाई जाती है। फाइन, तो ये आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी और ये आती है हमारा प्रेसिडेंट रूल। आगे आता है 3 टियर गवर्नमेंट। 3 सरकारें चलती हैं, 3 लेवल पे गवर्नमेंट चलती है। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है 3 टियर गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है। सेंटर के लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। स्टेट्स के लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। देन उसके बाद आती है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो गवर्नमेंट आती है। अर्बन एरियाज में कौन सी आती है? म्यूनिसिपैलिटीज़। एंड जो हमारी रूरल एरियाज में आती है वो आती हैं पंचायत। तो हमारी जो 3 टियर गवर्नमेंट है वो कौन कौन सी होती है? अच्छा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब भी 3 टियर गवर्नमेंट थी? ऑब्वियसली नॉट, तब तो हमारी 2 टियर गवर्नमेंट थी। एक सेंटर की गवर्नमेंट, सेंटर की सरकार, उसके नीचे आती थी स्टेट की सरकार। बट मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि जो लोग अब यहाँ पे रह रहे हैं अर्बन एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, तो जो इनकी प्रॉब्लम होगी क्या यहाँ पे बैठे हुए इंसान को पता होगा? नहीं। हाँ ठीक है, एक बेसिक ओवरव्यू होगा, उसको ब्रॉड सी उसको नॉलेज होगी कि हाँ ये प्रॉब्लम चल रही है, ये समस्या आ रही है। बट क्या उसको अच्छी तरह से पता होगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ये इन एक्चुअल ग्रास रूट लेवल पे फेस कर रहे हैं? नहीं। तो अगर इन्हीं में से कोई इंसान चुना हो, इन्हीं में से कोई असेंबली, कोई सभा चुनी जाए, तो उनको इनकी प्रॉब्लम बड़े अच्छे से पता होगी। फाइन, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ किया जब पंचायत बननी थी। तो पंचायत जो थी वो राजस्थान से शुरू हुई थी। राजस्थान में सबसे पहले पंचायत बनी थी और ये जो आइडिया था ये काफ़ी पॉपुलर हो गया था, क्योंकि जो पंचायत काम कर रही थी वो बड़े ही अच्छे से कर रही थी और उसके साथ साथ जो लोग थे उनको ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। तो धीरे धीरे जो पंचायत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और काफ़ी रीजन्स में जो गांव थे उन्होंने खुद की पंचायत बना ली थी। बट उसके बाद ऐसा हुआ कि जो काम सेंटर की सरकार सेंटर के लेवल पे कर रही है, जो काम स्टेट की सरकार स्टेट के लेवल पे कर रही है, वही काम पंचायत रूरल एरियाज़ में कर रही हैं। तो क्यों ना, जब इनका जिक्र संविधान में है, जब इनका जिक्र संविधान में है, तो इनका जिक्र संविधान में क्यों नहीं है? देन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ, हमने पहले भी किया हुआ है। तो पंचायत को संविधानिक जो बॉडी है वो बना दिया गया, संविधान में उसका जिक्र हुआ। देन अब जो काम सेंटर की सरकार सेंटर पे करेगी, स्टेट की सरकार स्टेट में कर रही है, पंचायत रूरल में कर रही है, वही काम म्यूनिसिपैलिटी अर्बन एरिया में कर रही है।
ये भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सभी है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो म्यूनिसिपैलिटी क्यों नहीं है? देन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसी साल 1992 में फिर से किया गया और जो म्यूनिसिपैलिटी थी उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था। देन उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आई थी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। ऐसे करके हमारी जो 3 लेवल की सरकारें हैं, 3 टियर गवर्नमेंट है, ये इंडिया में काम करती हैं। ओके, तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स थे जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये हमारे फीचर्स थे कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये एक बेसिक ओवरव्यू था, आपको एक बेसिक पॉलिटी समझाने के लिए। हम ऑब्वियसली ये सभी चीज़ें बड़ी ही डिटेल में करेंगे। ये फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड एवरीथिंग विल गो इनटू द एज मच डिटेल एज वी कैन। ये सभी चीज़ें, बट फ़िलहाल के लिए आपको ये बेसिक ओवरव्यू भी ज़रूरी है। नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एंड आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।